अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टडी करेंगे और इसका इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है वो भी देखेंगे। बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आई थी और ये यूरोपियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। अब इसके आइडियल्स थे तीन, जिसमें सबसे पहले लिबर्टी है, यानी आपके पास हर चीज़ का फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, देन इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो यानी यूनिटी हो, ब्रदरहुड हो। और ये जो ऐसे आइडियल्स थे, फिर इन्होंने राइटर्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, जितने भी यूरोप के आगे पीछे राइटर्स थे, इंग्लैंड के अंदर जितने राइटर्स थे, और उन्होंने उन पे काफ़ी राइटिंग में लिखा भी। बट लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी का अगर हम लिटरेचर देखें ना, तो उसमें हमें होप नज़र आएगी, फियर भी नज़र आएगा लोगों का, और डिसइल्यूजनमेंट भी नज़र आएगी। और वो ये तीनों कॉन्सेप्ट किस वजह से नज़र आएंगे, बिकॉज इस रेवोल्यूशन के कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, बहुत ज़्यादा ऐसा अफेक्ट भी था सोसाइटी पे कि लोगों के अंदर फियर का एलिमेंट आ गया, लोग डिसइल्यूजनमेंट का शिकार होना शुरू हो गए। सबसे पहला इम्पैक्ट अगर हम इस रेवोल्यूशन का देखें तो वो ये था कि पॉलिटिकल और सोशल अवेयरनेस आ गई थी राइटर्स के पास। यानी अब वो थीम ऑफ जस्टिस पे बात कर रहे थे, वो फ्रीडम पे बात कर रहे थे, वो राइट ऑफ मैन को एड्रेस भी कर रहे थे और फिर क्वेश्चन भी कर रहे थे। तो लिटरेचर जो था वो उस टाइम पीरियड के राइटर्स के लिए, लोगों के लिए एक टूल बन गया, और वो फिर सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते थे उस टूल के ज़रिए। इसी रेवोल्यूशन की वजह से लोगों के अंदर ना इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट अराइज होना शुरू हुआ, इंडिविजुअलिटी की उनको वैल्यू समझ आने लगी, और इमोशंस पे भी एम्फेसिस हुआ। तो राइज ऑफ रोमांटिसिज्म हुआ, बिकॉज रोमांटिसिज्म के ये तीनों ही की एलिमेंट हैं, और राइटर्स ने फिर सेलिब्रेट किया कॉमन मैन को, ह्यूमन डिग्निटी को, और बाद में जाके ये चीज़ नेचर में कन्वर्ट हो गई। बट इसी रेवोल्यूशन की वजह से डिसइल्यूजनमेंट भी आई, लोगों ने रिएक्शन भी दिया, बिकॉज शुरू शुरू में लोग बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक्साइटमेंट जो है वो फेड आउट होना शुरू हो गई, बिकॉज डिसअपॉइंट होना शुरू हो गए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस और टेरर सोसाइटी में फैलना शुरू हो गया। इसके भी स्पेसिफिक रीजंस हैं, आप उनको अलहदा से सर्च करें तो वो आपको नज़र आएंगे कि बहुत वायलेंस आ गई थी। और इस वायलेंस से चिढ़ के, या इससे वायलेंस से और टेरर से, टायरनी से तंग आके राइटर्स ने पॉलिटिकल एंथुज़म जो था, यानी पहले वो जो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते थे, बाद में उन्होंने सारा फोकस अपना पर्सनल डेवलपमेंट, इमोशनल और नेचर फोकस थीम पे लगा दिया। जैसे थीम ऑफ रेवोल्यूशन देखें तो उसमें फ्रीडम वर्सेस ऑपरेशन है, होप वर्सेस डिस्पेयर है, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी। अब बहुत सारे इंग्लिश राइटर्स थे जिन्होंने इसको सेलिब्रेट भी किया था, कुछ ने इस पे रिएक्शन भी दिया था, यानी रिस्पॉन्स भी दिया था इस रेवोल्यूशन पे। तो सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ को देखते हैं कि इन्होंने शुरू में सेलिब्रेट किया था इस रेवोल्यूशन को, मतलब इनको पसंद आई थी, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। इनको लगता था कि ये यहाँ के लोगों के लिए एक होप है रिन्यूअल का, कि अब उनको फ्रीडम मिलेगा, अब उनको इक्वालिटी मिलेगी। लेकिन फिर जाहिर है चीज़ें वायलेंट होना शुरू हो गई, टायरनी आ गई, तो बाद में फिर ये डिसइल्यूजनमेंट का शिकार हो गए कि पॉलिटिक्स से तो हमें कुछ नहीं मिलना। फिर इन्होंने अपनी जितनी भी पोइट्री थी उसका सारा फोकस जो है वो नेचर की तरफ कर दिया, और पर्सनल रिफ्लेक्शंस लिखने लग गए, जैसे कि इनकी लिरिकल बैलेड्स जो है 1798 में आई थी, इसमें ये हमें सारा कुछ मिलता भी है। देन एस टी कॉलरिज, इन्होंने डेमोक्रेटिक आइडियल्स को सपोर्ट किया था, लेकिन जैसे वर्ड्सवर्थ जो है वो बाद में उन्होंने अपना शिफ्ट कर दिया था, तो इसी तरह से ये भी डिसहार्ट हो गए थे, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं चीज़ों को फिर मोल्ड आउट करना शुरू कर दिया। पीबी शेले, ही वॉज वेरी लाइक, उनकी रिवोल्यूशनरी स्पिरिट थी। जैसे अगर हम उनकी राइटिंग की बात करें, द मास्क ऑफ अनार्की, इसके अंदर लाइक बहुत ज़्यादा हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा, फियर्स क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा टायरनी को लेकर। विलियम ब्लेक ने भी अपनी पोइट्री के अंदर रेवोल्यूशनरी आइडियल्स को, मतलब वो जो तीन आइडियल्स थे हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, उनको सपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया कि वॉयलेंस जो इसके साथ अब एड्रेस हो रही है या इसकी वजह से आ रही है वो सही नहीं है। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, जिसमें फिर रिफ्लेक्ट हुआ ह्यूमन की स्ट्रगल उस टाइम पीरियड पे क्या चल रही थी। लॉर्ड बायरन, अब इनका जो बायरॉनिक हीरो है, यानी वो रेबिलियस होता था, पैशनेट होता था, रिवोल्यूशनरी होता था, ये कॉन्सेप्ट जो बायरॉनिक हीरो का आया ना, वो इसी रेवोल्यूशन की वजह से आया, बिकॉज फ्लॉज थे बायरॉनिक हीरो के अंदर बहुत ज़्यादा। एडमंड बर्ग की बात करें तो इनका रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस जो कि 1790 में आया था, इसमें लाइक कंजर्वेटिव किस्म का क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलेगा, और क्योस की वार्निंग, यानी क्योस के खिलाफ हमें वार्निंग भी मिलेगी। ओवरऑल उस टाइम पीरियड के लिटरेचर की थीम्स देखें तो पहला था स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स, यानी ह्यूमन राइट्स ही नहीं मिल रहे थे। होप ऑफ सोशल इक्वालिटी वर्सेस फियर ऑफ अनार्की, यानी जहाँ एक तरफ लोग रूलर्स की वजह से डर रहे थे, अनार्की से डर रहे थे, वहीं उनको एक सोशल इक्वालिटी की होप भी थी। पॉलिटिकल शिफ्ट आई थी पर्सनल की तरफ और नेचर की थीम्स की तरफ। बर्थ ऑफ रोमांटिक इंडिविजुअलिज्म, बिकॉज ऑब्वियसली लोगों के अंदर इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट सारा बाद में ही आया, जब वो इस चीज़ से थोड़ा बहुत फेड आउट होना शुरू हो गए, यानी उनकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई, रेवोल्यूशन से उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई।
तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने यूरोप की फाउंडेशंस को हिला के रख दिया था और इंग्लिश लिटरेचर में न्यू पॉलिटिकल थॉट आना शुरू हो गई, रोमांटिक इमेजिनेशन आई जो कि काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट भी की गई, पसंद भी की गई। और बिलीव जो था पावर ऑफ इंडिविजुअल, इस पे काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस भी हुआ और लोगों को ये चीज़ ना समझ भी आने लगी। और इवन आज भी अगर हम रोमांटिक पोइट्री को देखें तो उसमें हमें 1789 के वो उस रेवोल्यूशन की इको सुनाई देती है, यानी हमें वो वाला टाइम पीरियड रिफ्लेक्ट होता है कि एक ड्रीम था बेटरमेंट का। और ऐसा ड्रीम था कि लाइक आपको एक वर्ल्ड चाहिए जो कि फ्री हो, उस पे किसी किस्म की ऊपर से कोई फोर्स उसको इम्प्लीमेंट ना करी हो।